Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. Detailed notes in English and Hindi, plus practice questions for prelims and mains, only on our Telegram channel. Link in description. Want early access to all videos of this series? Join our paid Telegram group for just 499 rupees. One-time payment, lifetime access. WhatsApp now to join us. सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी में आपका स्वागत है। आज हम एम लक्ष्मीकांत की भारतीय राज्य व्यवस्था के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय चैप्टर 82 यानी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स या चुनावी सुधारों पर गहराई से बात करेंगे। जी। हमारा मकसद साफ है, यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस दोनों के नजरिए से इस चैप्टर के जो कोर पॉइंट्स हैं उन्हें समझना। बिल्कुल, और ये देखना कि भारत में जो चुनावी प्रक्रिया है ये समय के साथ कैसे बेहतर हुई है, कौन कौन सी सहमतियां बनी, क्या सिफारिशें आई। हाँ, और खास तौर पर 1996 से पहले 1996 में और फिर उसके बाद जो बड़े सुधार हुए उन पर फोकस रहेगा। जी, और हम कोशिश करेंगे कि जो की फैक्ट्स हैं, अमेंडमेंट्स हैं और जो लीगल एस्पेक्ट्स हैं उन पे भी ध्यान दें। बिल्कुल, और चर्चा को जैसा हमने सोचा है थीमेटिक रखेंगे, मतलब सुधारों को उनके मकसद के हिसाब से देखेंगे, ना कि सिर्फ एक लाइन से कि कब क्या हुआ। हाँ, वो ज्यादा बेहतर रहेगा समझने के लिए। और हाँ, यूपीएससी मेंस में जैसे सवाल आते हैं उस अंदाज में बात करेंगे ताकि रेलेवेंस बना रहे। जी जरूर। तो चले शुरू करते हैं। जी जरूर। तो पहला और शायद सबसे बुनियादी पहलू है मतदाता की भागीदारी। जी। उसे बढ़ाना और मतदाता को ज्यादा अधिकार देना। जी। अक्सर मेंस में सवाल आता है कि भाई ये जो मतदाता भागीदारी और अधिकारों को मजबूत करने वाले सुधार हुए उनका लोकतंत्र पर क्या असर पड़ा। सही। तो इन सुधारों का जो मूल मकसद था वो तो यही था कि लोकतंत्र ज्यादा इंक्लूसिव बने, ज्यादा पार्टिसिपेटरी बने। हाँ, और इसकी शुरुआत एक बहुत ही कह सकते हैं ऐतिहासिक कदम से हुई थी, वोटिंग की उम्र कम करना। बिल्कुल, पहले 21 साल थी उम्र। जी। लेकिन फिर महसूस किया गया कि देश की इतनी बड़ी युवा आबादी को राजनीतिक प्रक्रिया से जोड़ना जरूरी है। हाँ, और इसीलिए वो 61वां संविधान संशोधन अधिनियम आया 1988 में। करेक्ट, 61st अमेंडमेंट एक्ट 1988 जो लागू हुआ 1989 से। जी। इसने उम्र 21 से घटाकर 18 कर दी। और रातों रात करोड़ों नए वोटर जुड़ गए। ये प्रीलिम्स के लिए बहुत जरूरी फैक्ट है। 61वां संशोधन और लागू होने का साल 89। हाँ, फिर एक और बड़ा कदम था पहचान को लेकर। फर्जी वोटिंग एक बड़ी समस्या थी। बिल्कुल, उसके लिए आया ईपिक यानी इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड। हाँ, मतदाता फोटो पहचान पत्र। ये 1993 में शुरू हुआ। जी, 1993। इसका सीधा मकसद था कि सही मतदाता ही वोट डाल पाएं। और फिर कुछ खास वर्ग भी हैं, जैसे हमारे आर्म फोर्सेस के जवान या जो चुनाव ड्यूटी पर होते हैं। सही कहा, उनके लिए भी तो वोटिंग सुनिश्चित करनी थी। तो उनके लिए प्रॉक्सी वोटिंग की सुविधा आई 2003 में। अच्छा, प्रॉक्सी वोटिंग 2003 में। जी, सशस्त्र बलों के सदस्यों के लिए, मतलब वो अपनी जगह किसी और को वोट डालने के लिए अधिकृत कर सकते हैं। पोस्टल बैलेट तो खैर था ही। हाँ, पोस्टल बैलेट तो था। और एक और चीज जो काफी चर्चा में रही, नोटा। नोटा, हाँ, नन ऑफ द अबव। ये मतदाताओं को की तरह का नेगेटिव वोट देने का अधिकार देता है अगर कोई किसी भी उम्मीदवार से सहमत नहीं है तो। ये सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर आया था, जहां तक मुझे याद है, 2013 में ईवीएम्स पर। हाँ बिल्कुल, 2013 में ईवीएम्स पर। ये एक तरह से पार्टियों पर दबाव भी बनाता है कि बेहतर उम्मीदवार दें। सही कहा। और सिर्फ अधिकार देना काफी नहीं, लोगों को जागरूक भी करना पड़ता है। उसके लिए इलेक्शन कमीशन का स्वीप प्रोग्राम है। हाँ, स्वीप, सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन, काफी एक्टिव प्रोग्राम है ये। जी, और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके 2015 में NVSP भी लॉन्च हुआ, नेशनल वोटर्स सर्विस पोर्टल। अच्छा, NVSP 2015 का है। इससे रजिस्ट्रेशन वगैरह ऑनलाइन हो गया। हाँ, आसान हो गया काफी। और ये भी याद रखना जरूरी है कि 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे मनाते हैं, इलेक्शन कमीशन का स्थापना दिवस। बिल्कुल एक सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस की तरफ इशारा है। पर यहाँ एक सवाल भी है, इतनी कोशिशों के बाद भी क्या वोटिंग परसेंटेज उतना बढ़ा है जितना बढ़ना चाहिए था, खासकर शहरों में? हाँ, वो अर्बन एपैथी वाली बात, वो तो एक चुनौती है ही। और प्रवासी मजदूरों का वोट डालना भी आसान नहीं है। सही, और वो ओवरसीज इंडियंस के लिए प्रॉक्सी वोटिंग का प्रस्ताव भी अभी पूरी तरह लागू नहीं हो पाया है। जी, तो चुनौतियां तो है। हाँ, चुनौतियां हैं, लेकिन इन सुधारों ने एक बेस तो तैयार किया है, मताधिकार को एक्सेसिबल बनाया है। अब जरूरत है लगातार जागरूकता की और टेक्नोलॉजी को और बेहतर करने की। और शायद कुछ स्पेसिफिक समाधान जैसे प्रवासी वोटरों के लिए। हाँ, तो अगर संक्षेप में देखें
प्रीलिम्स के लिए 61वां संशोधन, एपिक 1993, प्रॉक्सी वोटिंग 2003, नोटा 2013, आर्टिकल 326, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जैन, स्वीप, एनवीएसपी 2015, ये सब जरूरी है। और मेंस के लिए कि भागीदारी बड़ी है पर इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस हैं, इंक्लूसिव डेमोक्रेसी की तरफ कदम है और वोटर अवेयरनेस बहुत जरूरी है। चलिए अब दूसरे अहम मुद्दे पर आते हैं। चुनाव निष्पक्ष हो और उम्मीदवार जवाबदेह हो। ये पॉलिटिक्स के क्रिमिनलाइजेशन से जुड़ा मुद्दा है जो बहुत गंभीर है। हाँ, ये तो बहुत बड़ी चुनौती है। मेंस में अक्सर सवाल आता है कि उम्मीदवारों की आपराधिक पृष्ठभूमि और संपत्ति का जो खुलासा होता है, उन सुधारों ने चुनावी शुचिता को कितना बदला है, इसका क्रिटिकल असेसमेंट करें। जी, तो इसके लिए क्या मुख्य कदम उठाए गए? सबसे बड़ा कदम मेरे ख्याल से 2003 में आया, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद। हाँ, वो हलफनामे वाला। बिल्कुल, उम्मीदवारों के लिए अनिवार्य कर दिया गया कि नॉमिनेशन के साथ एक एफिडेविट दें जिसमें अपनी संपत्ति, देनदारियां, शैक्षिक योग्यता और सबसे जरूरी जो क्रिमिनल केसेस पेंडिंग है उनका ब्यौरा देना होगा। इसके पीछे सोच यही थी कि वोटर को पता हो कि वो किसे चुन रहा है, इन्फॉर्म डिसीजन ले सके। हाँ, और ये जानकारी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट 1951 में संशोधन करके अनिवार्य हुई। जी, इसके अलावा 1996 के सुधारों में भी कुछ अहम बातें थीं, जैसे वो नेशनल ऑनर एक्ट वाला। हाँ, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971। उसके तहत कुछ अपराधों में दोषी पाए जाने पर अयोग्यता का प्रावधान जोड़ा गया। जी, 1996 में। और 1996 में ही एक और बड़ा बदलाव हुआ। पहले कैंडिडेट कई सीटों से लड़ जाते थे। हाँ, फिर जीत गए तो एक छोड़नी पड़ती थी, उपचुनाव का खर्चा अलग। तो अब उसे लिमिट कर दिया गया, अधिकतम 2 सीटों से ही लड़ सकते हैं। ये भी 1996 का सुधार है। और उसी साल चुनाव प्रचार का समय भी कम किया गया था शायद। हाँ बिल्कुल, नॉमिनेशन विड्रॉल की आखिरी तारीख और पोलिंग के बीच का समय 20 दिन से घटाकर 14 दिन कर दिया गया। इससे थोड़ा खर्चों पे लगाम लगाने और सबको बराबर मौका देने की कोशिश थी। हाँ, और इससे पहले 1989 में इलेक्शन कमीशन को बूथ कैप्चरिंग के आधार पर चुनाव रद्द या स्थगित करने का अधिकार मिला था। वो भी निष्पक्षता के लिए जरूरी था। जी बिल्कुल, ये सब सुधार आरपीए 1951 से जुड़े हैं और इनका सीधा ताल्लुक क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स और इलेक्शन कमीशन की शक्तियों आर्टिकल 324 से है। लेकिन यहाँ फिर वही सवाल, क्या सिर्फ जानकारी दे देना काफी है? हाँ, मतलब क्या उस जानकारी की कोई वेरिफिकेशन होती है और क्या वोटर सच में उसे देखकर वोट बदलता है? और एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि जो गंभीर अपराध हैं, उनमें क्या सिर्फ आरोप तय होने पर ही रोक नहीं लगनी चाहिए? सजा का इंतजार क्यों? ये बहस तो चलती रहती है। और 2 सीटों वाला नियम भी, उपचुनाव तो अभी भी होते हैं उसके कारण। सही कहा। तो पारदर्शिता तो बड़ी है, इसमें कोई शक नहीं। वोटर्स के पास जानकारी ज्यादा है, लेकिन इन्फोर्समेंट को और मजबूत करना होगा। और शायद कानूनों को और सख्त बनाने की जरूरत है, खासकर गंभीर अपराधों के मामले में। हाँ, तो प्रीलिम्स के लिए संपत्ति आपराधिक घोषणा 2003, नेशनल ऑनर एक्ट 1971, अधिकतम 2 सीटें 1996, प्रचार अवधि 14 दिन 1996, बूथ कैप्चरिंग अधिकार 1989, आरपीए 1951। और मेंस के लिए पारदर्शिता बढ़ी पर अपराधीकरण पूरी तरह रुका नहीं। इन्फॉर्म डिसीजन में मदद मिली पर इन्फोर्समेंट और लीगल फ्रेमवर्क को मजबूत करने की जरूरत है। अच्छा, अब आते हैं टेक्नोलॉजी पर। इसने तो पूरी चुनावी प्रक्रिया को ही बदल दिया है। ईवीएम्स और वीवीपीएटीज। हाँ, ईवीएम तो गेम चेंजर रहा है। इस पर मेंस का सवाल ऐसे बन सकता है कि ईवीएम और वीवीपीएटी जैसी तकनीकी तरक्की ने भारतीय चुनावों की एफिशिएंसी और क्रेडिबिलिटी को कैसे प्रभावित किया है, और इससे जुड़ी चुनौतियां क्या हैं? देखिए, ईवीएम से पहले बैलेट पेपर होते थे, उनकी छपाई, फिर गिनती। हाँ, और गिनती में कितना वक्त लगता था, और इनवैलिड वोट्स की समस्या अलग। बिल्कुल, ईवीएम ने ये सब खत्म कर दिया। न छपाई का झंझट, न भंडारण, न परिवहन का उतना मसला। गिनती बहुत तेज हुई। और इनवैलिड वोट्स तो रहे ही नहीं। जी, इसका पहला प्रयोग तो जैसा मैंने पहले कहा 1982 में हुआ था केरल में। हाँ, 1982 उपचुनाव। पर बड़े पैमाने पर इस्तेमाल 1998 से शुरू हुआ और 2004 के लोकसभा चुनाव से तो पूरे देश में। और इसके लिए कानूनी प्रावधान भी जरूरी था। हाँ, आरपीए एक्ट 1951 में 1989 में ही सेक्शन 61A जोड़ दिया गया था। लेकिन फिर ईवीएम्स की सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लगे। हैकिंग, टैंपरिंग की बातें हुई। जी, हालांकि इलेक्शन कमीशन ने हमेशा इन दावों को नकारा है और अपने सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स पर भरोसा जताया है। उन्हीं चिंताओं को एड्रेस करने और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए
VVPAT आया। वोटर वेरिफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल। हाँ, इसमें वोटर जब बटन दबाता है तो एक पर्ची निकलती है जिस पर कैंडिडेट का नाम और सिंबल होता है। वो देखकर तसल्ली कर सकता है कि वोट सही गया। जी, वो पर्ची दिखती है कुछ सेकंड, फिर कट के बॉक्स में गिर जाती है और इसका इस्तेमाल 2019 के लोकसभा चुनाव से अनिवार्य हो गया। हाँ, 2019 से। इसके अलावा टेक्नोलॉजी में और क्या सुधार हुए? NVSP पोर्टल 2015 में आया ऑनलाइन सर्विसेज के लिए। फिर 2020 में पॉलिटिकल पार्टीज रजिस्ट्रेशन ट्रैकिंग मैनेजमेंट सिस्टम PPRTMS आया। अच्छा, पार्टियों के रजिस्ट्रेशन की ट्रैकिंग के लिए। जी, और दृष्टि बाधित वोटरों के लिए 2009 से EVMs पर ब्रेल लिपि के चिन्ह भी लगाए गए। ये सब इलेक्शन कमीशन की भूमिका, एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी और गुड गवर्नेंस से जुड़े पहलू हैं। पर यहाँ भी कुछ मुद्दे हैं, जैसे वीवीपैट पर्चियों की गिनती। क्या सबकी होनी चाहिए या सैंपल की? अभी सैंपल होता है। हाँ, इस पर बहस चलती है। और दूर दराज के इलाकों में कनेक्टिविटी और डिजिटल लिटरेसी भी एक मुद्दा है ऑनलाइन सेवाओं के लिए। EVM 1989 RPA संशोधन 2004 से पूर्ण उपयोग, वीवीपैट 2019 से अनिवार्य, NVSP 2015, PPRTMS 2020, ब्रेल EVM 2009। और मेंस के लिए एफिशिएंसी और ट्रांसपेरेंसी बढ़ी, ईवीएम वीवीपैट पर चिंताएं और समाधान पर बहस, तकनीकी समावेशन की चुनौती। अगला विषय जो हमेशा से बहुत विवादास्पद रहा है, पॉलिटिकल फंडिंग, राजनीतिक दलों का वित्तपोषण। हाँ, पैसा कहाँ से आता है, कहाँ जाता है? इस पर मेंस का सवाल हो सकता है कि पार्टियों की फंडिंग में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और ये कितने प्रभावी रहे हैं। ये काले धन से जुड़ा मुद्दा है। जी, बहुत गंभीर। तो पारदर्शिता के लिए क्या कोशिशें हुई? 2003 में एक अहम बदलाव था। हाँ, वो कंपनी और व्यक्तियों से चंदा लेने की अनुमति वाला। बिल्कुल, गैर सरकारी कंपनियों और व्यक्तियों को चंदा देने की कानूनी इजाजत मिली, लेकिन एक शर्त थी। 20,000 रुपए से ज्यादा के चंदे का हिसाब ECI को देना होगा। हाँ, और कंपनियों के चंदे पर इनकम टैक्स छूट भी दी गई। फिर 2017 में कैश चंदे की लिमिट कम कर दी गई। हाँ, 20,000 से घटाकर 2,000 कर दी गई। इसके पीछे सोच थी कि ज्यादातर चंदा डिजिटल या चेक से आए जिसका रिकॉर्ड हो। सही, और उम्मीदवारों के लिए चुनाव खर्च की सीमा भी तो बढ़ाई जाती रही है समय समय पर। 2011, 14, 17, 20 में बढ़ी है। हाँ, ताकि वो रियलिस्टिक रहे। और मान्यता प्राप्त दलों को कुछ सुविधाएं भी मिली 2003 से, जैसे मुफ्त वोटर लिस्ट और सरकारी मीडिया पर प्रचार के लिए बराबर समय। जी, दूरदर्शन, आकाशवाणी पर। और फिर 2018 में आई वो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम। हाँ, जिसका मकसद बताया गया था कि डोनर की पहचान गुप्त रखते हुए डिजिटल चंदा दिया जाए। पर ये तो शुरू से ही ट्रांसपेरेंसी को लेकर सवालों में रही। हाँ, काफी विवाद हुआ इस पर। ये पूरा मामला ब्लैक मनी, करप्शन, GS पेपर 4, RPA 1951, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इन सब से जुड़ा है। लेकिन सवाल वही है कि क्या ये उपाय कारगर रहे? इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर तो आरोप ही ये था कि उसने पारदर्शिता घटाई, बढ़ाई नहीं। हाँ, डोनर की पहचान छुपी रहने से। और खर्च की सीमाएं, वो तो अक्सर असल खर्च से बहुत कम होती हैं, तो पार्टियां दूसरे रास्ते निकालती हैं। और वो 2,000 रुपए से कम वाले कैश चंदे का क्या, उसका हिसाब रखना तो बहुत मुश्किल है। बिल्कुल, तो ये बहुत पेचीदा मसला है, सिर्फ कानून काफी नहीं। हाँ, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के साथ साथ पॉलिटिकल विल और पार्टियों की अपनी जिम्मेदारी भी जरूरी है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स जैसे उपायों का मूल्यांकन होता रहा है और शायद आगे और सुधारों की जरूरत होगी। प्रीलिम्स के लिए जरूरी योगदान नियम 2003, कैश लिमिट 2,000 रुपीज 2017, इलेक्ट्रल बॉन्ड्स 2018 स्रोत के अनुसार, व्यय सीमा, मुफ्त सामग्री, मीडिया समय 2003। मेंस के लिए पारदर्शिता के प्रयास बनाम प्रभावशीलता पर बहस, काले धन का मुद्दा, इलेक्टोरल बॉन्ड्स का मूल्यांकन विवादास्पद, व्यापक सुधारों की जरूरत। आखिर में कुछ प्रोसीजरल और एडमिनिस्ट्रेटिव सुधारों को भी देख लेते हैं। ये चुनावी मशीनरी को स्मूथ बनाते हैं। हाँ, छोटे लगते हैं पर जरूरी होते हैं। मेंस में पूछ सकते हैं कि इन प्रोसीजरल और एडमिनिस्ट्रेटिव सुधारों ने चुनाव प्रक्रिया की एफिशिएंसी और फेयरनेस में क्या भूमिका निभाई है। जैसे वो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव वाला सुधार। हाँ, 1997 में नॉन सीरियस कैंडिडेट्स को रोकने के लिए प्रस्तावकों और समर्थकों की संख्या बढ़ा दी गई। राष्ट्रपति के लिए 10 से 50, उपराष्ट्रपति के लिए 5 से 20, और जमानत राशि भी 15,000 रुपए कर दी गई। और उपचुनावों के लिए भी एक समय सीमा तय हुई। जी, 1996 में कि सीट खाली होने के 6 महीने के अंदर आमतौर पर चुनाव हो जाने चाहिए, ताकि रिप्रेजेंटेशन गैप ज्यादा ना हो। और चुनाव कराने के लिए स्टाफ कहाँ से आएगा? पहले तो सरकारी कर्मचारी ही होते थे, पर 1998 में दायरा बढ़ाया गया। हाँ,
लोकल अथॉरिटीज, बैंक्स, LIC, यूनिवर्सिटीज, PSUs, इनके कर्मचारियों को भी चुनाव ड्यूटी में लगाया जा सकता है। जी, ये जरूरी था। और एक एग्जिट पोल्स वाला प्रतिबंध भी अहम है। हाँ, वो 2009 में आया कि वोटिंग खत्म होने से पहले एग्जिट पोल दिखाना या प्रकाशित करना मना है, ताकि वोटर प्रभावित ना हो। जी, RPA एक्ट में संशोधन करके और वोटर लिस्ट से जुड़े विवादों के लिए भी 2012 में जिला स्तर पर एक अपीलीय प्राधिकारी की व्यवस्था की गई। अच्छा, और राज्यसभा चुनावों में भी तो बदलाव हुए थे 2003 में। हाँ, 2 बड़े बदलाव। एक तो वो डोमिसाइल की शर्त हटा दी गई कि उम्मीदवार का उसी राज्य का निवासी होना जरूरी नहीं। जी, और दूसरा क्रॉस वोटिंग रोकने के लिए ओपन बैलेट सिस्टम लाया गया। ये सब ECI की कार्यप्रणाली, सेंटर स्टेट रिलेशंस, राज्यसभा के संदर्भ में और RPA 1951 के प्रोसीजरल एस्पेक्ट से जुड़े हैं। पर यहाँ भी सवाल हैं, एग्जिट पोल बंद हैं, पर ओपिनियन पोल और मीडिया कवरेज का क्या? वो प्रभावित नहीं करते? हाँ, ये एक ग्रे एरिया है। और राज्यसभा में ओपन बैलेट कितना कारगर है दलबदल रोकने में? सही, तो हर सुधार के अपने पहलू हैं। ये सुधार प्रोसीजरल क्लैरिटी लाते हैं, पर नई चुनौतियों के लिए निरंतर मूल्यांकन जरूरी है। बिल्कुल। तो प्रीलिम्स के लिए राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव प्रस्तावक समर्थक 1997, चुनाव ड्यूटी स्टाफ 1998, उपचुनाव समय सीमा 6 महीने 1996, एग्जिट पोल बैन 2009, अपीलीय प्राधिकारी 2012, राज्यसभा बदलाव 2003। और मेंस के लिए चुनावी मशीनरी की दक्षता बढ़ी, प्रोसीजरल क्लैरिटी आई, पर उभरती चुनौतियों का समाधान जरूरी है। तो ये था M. लक्ष्मीकांत के चैप्टर 82 चुनावी सुधारों पर हमारा विश्लेषण। हमने देखा कि कैसे वोटर भागीदारी, निष्पक्षता, टेक्नोलॉजी, फंडिंग और प्रक्रियाओं में समय के साथ बदलाव हुए हैं। हाँ, 61वें संशोधन से लेकर EVM, VVPAT, कैंडिडेट डिस्क्लोजर, फंडिंग रूल्स तक, ये सब भारत के लोकतंत्र को ज्यादा डायनामिक, इंक्लूसिव और क्रेडिबल बनाने की कोशिशें हैं। बिल्कुल, लेकिन जैसा हमने बार बार महसूस किया, सुधार एक सफर है, मंजिल नहीं। आज भी चुनौतियां कम नहीं है। हाँ, राजनीति का अपराधीकरण, धन बल का बढ़ता असर, मिस इन्फॉर्मेशन का खतरा, चुनावी शुचिता बनाए रखना, ये सब बड़ी चुनौतियां हैं। पर ये हमें सोचने पे मजबूर करता है। हाँ, कि आगे क्या, भविष्य में और किन सुधारों की जरूरत होगी? क्या वो एक राष्ट्र एक चुनाव जैसा कोई बड़ा कदम होगा, या फिर राजनीतिक दलों के अपने अंदरूनी लोकतंत्र को मजबूत करने की बात होगी, या फिर ये जो सोशल मीडिया और AI का जमाना है, इसमें चुनावी प्रक्रिया की इंटेग्रिटी कैसे बनाई रखी जाए, उसके लिए नए नियम? ये सवाल हमारे लोकतंत्र को और मजबूत, समावेशी और पारदर्शी बनाने के लिए लगातार सोचने की मांग करते हैं। बिल्कुल सही। सिंप्लीफाइड UPSC बाय PPP में आज के लिए इतना ही। उम्मीद है ये चर्चा UPSC की तैयारी में आप सबके लिए उपयोगी होगी। धन्यवाद। धन्यवाद। Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.